ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे पार्किंसंस डिजीज। पढ़ के आए आप लोग? तो सुनते जाना, लिखना मत अभी। मैंने आप लोगों को बताया था जो पार्किंसन डिजीज है कि वो न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, बताया था ना। फिर मैंने आप लोगों को बोला कि इसके अंदर ये सेकंड मोस्ट क्या है, न्यूरो डिजेनरेटिव। तो आप लोगों को पूछना चाहिए था अगर आप पढ़ के आए हो तो कि सर सेकंड मोस्ट क्यों है, फर्स्ट मोस्ट कौन सा है। फिर पहला क्वेश्चन बनता है कि मैंने आपको लिखवाया सेकंड मोस्ट न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, तो अगर आप लोग पढ़ के हो तो पहला पूछना चाहिए था कि सर फर्स्ट कौन सा है, किसके बाद आ रहा है। तो एल्जाइमर हमारा जो फर्स्ट न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, ठीक है, एल्जाइमर के बाद ये सेकंड मोस्ट हमारा न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, ठीक है। फिर मैंने बोला कि ऐसा क्या होता है इसके अंदर। मैंने बोला कि ब्रेन के अंदर जो डोपामाइन है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर, डोपामाइन का डिप्लेशन होता है ब्रेन के अंदर, और डोपामाइन का डिप्लेशन होता है तो ब्रेन जो डोपामाइन है वो D1 और D2 जो रिसेप्टर्स होते हैं, कौन कौन से, D1 एंड D2, इन पे जाके वर्क करता है। मैंने क्या बोला था कि ब्रेन के अंदर किसका डिप्लेशन हो रहा है, डोपामाइन। ठीक है, 3 पॉइंट क्या, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। सेकंड मैंने बोला कि सेकंड मोस्ट कॉमन न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। तो फर्स्ट कौन सा है, एल्जाइमर, ठीक है, ध्यान रखना हमेशा। फिर मैंने बोला कि जो ब्रेन के अंदर डिप्लेशन की बात करते हैं, किसका डिप्लेशन हो रहा है, डोपामाइन। डोपामाइन क्या करता है, D1 D2 रिसेप्टर्स पे काम करता है। अगर किसी को पता हो तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया और सब्सटेंसिया नाइग्रा, ये अफेक्ट होता है किसके अंदर, पार्किंसन के अंदर। जैसे कि मैंने आपको कुछ ड्रग्स बताए थे, पेस्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स, ओपियोड्स, ठीक है, ये क्या करते हैं, ब्रेन स्टेम वगैरह और ये जो आपका सब्सटेंसिया नाइग्रा है और क्या सेरेब्रल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया, इनको डैमेज कर देता है। तो सुनते जाना कि इसके अंदर होता क्या है पार्किंसन डिजीज के अंदर। पहले वो लाइन लिख लो, एक सेकंड मोस्ट के ब्रैकेट में लिख लो, एल्जाइमर फर्स्ट है आपका। मैंने बताया था कि पार्किंसन डिजीज आपका कैसा डिसऑर्डर है, एक्स्ट्रा पैरामिडल डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है कि पार्किंसन डिजीज के अंदर ये एक्स्ट्रा पैरामिडल डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है, आपके बेसल गैंग्लिया ना वो अफेक्ट होता है। क्या अफेक्ट होता है, बेसल गैंग्लिया। देखते जाना, अगर तुम्हें ये याद नहीं है कि बेसल गैंग्लिया कहाँ और सब्सटेंसिया नाइग्रा कहाँ पे है, क्या काम करते हैं, तब भी काम चल जाएगा अगर ये वाला फ्लो याद रखते तो। मैंने आपको बोला कि पार्किंसन डिजीज़ है। पार्किंसन डिजीज़ कैसी डिसऑर्डर है, एक्स्ट्रा पिरामिडल डिसऑर्डर है। मैंने बोला उसके बाद बेसल गैंग्लिया अफेक्ट होता है। बेसल गैंग्लिया के बाद सब्सटेंसिया नाइग्रा क्या अफेक्ट होता है, इसके बाद NPS पाथवे अफेक्ट होता है। इतना लिख लो पहले, फिर हटाता हूँ इसको। ऊपर तो नाम ही है बस डिजीज़ का, पार्किंसन, उसके बाद एक्स्ट्रा पैरामिडल। और NPS जो आपका है
नाइग्रा पाथवे है, नाइग्रा सबसिस्टिकल पाथवे। तो कौन पूछे आपसे, तो कौन सा पाथवे अफेक्ट हो रहा है? ठीक है, मैंने बोला कि हमारा जो पार्किंसन डिजीज है वो कैसा डिसऑर्डर है? एक्स्ट्रापिरामिडल। फिर मैंने बोला कि इसके अंदर क्या होता है, हमारा बेसल गैंग्लिया क्या होता है? अफेक्ट होता है। बेसल गैंग्लिया के बाद क्या होता है? सब्सटेंशिया नाइग्रा अफेक्ट होता है। और उसके बाद एनपीएस, ये नाइग्रा स्टैटिकल पाथवे अफेक्ट होता है। इसके बाद ध्यान से सुनो, ये पाथवे जब अफेक्ट होगा, इसके बाद मेन कहानी शुरू होती है कि हमारा जो डोपामाइन है वो ब्रेन के अंदर क्या हो जाता है? डिक्रीज। क्या डिक्रीज हो रहा है आपका? डोपामाइन का लेवल। अब देखो, मैंने आपको पहले बताया कि डोपामाइन 2 रिसेप्टर्स पे जाके काम करता है। पहला रिसेप्टर कौन सा है? दूसरा D2। देखो, डोपामाइन डिक्रीज हो गया तो D1 पे क्या होता है कि जो आपका पाथवे 1 है ना, वो स्टिमुलेट हो जाए। जो डायरेक्ट पाथवे आपका, कौन सा पाथवे? कौन सा पाथवे? डायरेक्ट पाथवे। D1 जो होता है वो डायरेक्ट पाथवे स्टिमुलेट करता है। D2 जो होता है जो आपका इनहिबिशन करता है, इनडायरेक्ट पाथवे। ठीक है, D1 क्या करेगा? आपको जो डायरेक्ट पाथवे है उसका स्टिमुलेट कर देगा। D2 क्या करेगा? इनहिबिशन कर देगा इनडायरेक्ट पाथवे का। अब ये दोनों की वजह से जो आपके वॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं, वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं, वो आपके एकदम प्रॉपर नहीं आ पाएंगे, रिफाइनमेंट नहीं हो पाएगा मूवमेंट्स के अंदर। तो आपका क्या इफेक्ट हो गए? बॉडी मूवमेंट्स अफेक्ट। लिख लो। अब जिसने नाम पहली बार सुने उनको तो लगेगा कि रटना ही पड़ेगा। यहाँ तक तो हो गया था ना? ऊपर करूँ? D1 क्या करेगा? D2 क्या करेगा? अभी दोनों पाथवे क्या होता है? अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा? और आप सोचो ये जो अफेक्टेड इनपुट है कहाँ जाता होगा जिसकी वजह से ये बॉडी मूवमेंट्स अफेक्ट हो रहे हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स ना। जो अल्टर्ड इनपुट्स हैं कहाँ जाएंगे? सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, तभी तो बॉडी मूवमेंट्स अफेक्टेड हो रहे हैं। ये अल्टर्ड दोनों पाथवे अफेक्ट हो गए, ठीक है। दोनों पाथवे अफेक्ट होने के बाद जो अल्टर्ड इनपुट्स आ रहे हैं आपके, वो कहाँ जाएंगे? कौन से लोब में जाना चाहिए? सेरेब्रल कॉर्टेक्स से। उसके बाद आता है हमारा बॉडी मूवमेंट्स अफेक्ट। ये पता होना चाहिए आपको। जो आपके मूवमेंट्स है, बॉडी के मूवमेंट्स, उन पे आपका कंट्रोल नहीं होगा, आप मेंटेन नहीं कर पाओगे बॉडी पोस्चर्स वगैरह। जो देखो आपके बॉडी मूवमेंट्स हैं उनको आप मेंटेन नहीं कर पाओगे, सही से रिफाइन नहीं होंगे, मतलब उनमें क्लियरिटी नहीं आएगी, ठीक है। बॉडी मूवमेंट्स मेंटेन नहीं कर पाओगे आप, रिफाइनमेंट नहीं होगा। रिफाइनमेंट का मतलब क्या है? क्लियरिटी, क्लियरिटी नहीं आएगी। सुनते जाना, बंद कर लो। मैंने बोला पार्किंसन डिजीज आपका कैसा है? एक्स्ट्रा पैरामिडल डिसऑर्डर है। मैंने बोला कि न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है।
सेकंड मोस्ट न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। देखो अगर कोई पूछे मुझसे कि नर्वस सिस्टम में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज़ कौन सी है, तो पार्किंसन। सबको पता है पार्किंसन मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है, यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। तो सेकंड मोस्ट कॉमन न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, तो फर्स्ट कौन सा है, एल्जाइमर। फिर मैंने बोला कि ब्रेन के अंदर क्या होता है, डोपामाइन का लेवल कम होता है। आप देखो डोपामाइन का लेवल कम हो रहा है तो आपके बॉडी मूवमेंट्स अल्टर्ड होंगे, डे टू डे लाइफ जो आपकी है वो अल्टर्ड हो जाएगी। आप मतलब अपने आप में लिमिट हो के रह जाओगे, तो आपकी टेंडेंसी क्या हो जाएगी, डिपेंडेंसी क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फिर मैंने बोला इसके कोज बताए थे बहुत सारे, एज, सेक्स, जीन फॉल्ट, ठीक है, ओपोइड ड्रग्स वगैरह बताया, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड्स बताए। ये पैथोफिजियोलॉजी की बात करें कि पार्किंसन डिजीज है, ईपीएस का डिसऑर्डर है। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला कि बेसल गैंग्लिया अफेक्ट हो रहे हैं आपके। उसके बाद क्या हो रहा है, सब्सटेंस नाइग्रा अफेक्ट हो रहा है। उसके बाद आपका नाइग्रा पाथवे अफेक्ट हो रहा है। नाइग्रा पाथवे अफेक्ट है तो डोपामाइन का लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो डोपामाइन दो रिसेप्टर्स पे काम करता है, D1 और D2। D1 क्या करता है, आपको जो डायरेक्ट पाथवे है उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, और जो D2 है वो क्या करेगा, इनडायरेक्ट पाथवे को क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा। ठीक है, ये दोनों पाथवे अफेक्ट हो गए। इनके अफेक्ट होने के बाद जो अल्टर्ड इनपुट है वो कहाँ जाएंगे, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। और सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बाद क्या होगा, वहाँ से इनपुट आएगा, क्या होगा, बॉडी मूवमेंट्स अफेक्ट। बॉडी मूवमेंट्स अफेक्ट मतलब कि मेंटेन नहीं कर पाओगे आप, और रिफाइनमेंट मतलब क्लियरिटी नहीं आएगी बॉडी मूवमेंट्स के अंदर। ठीक है, मतलब उतनी अच्छी तरीके से आपके बॉडी मूवमेंट्स रेगुलेट नहीं होंगे जैसे कि आप कर सकते हो। तो 3 पॉइंट याद रखना, मेंटेन नहीं कर पाओगे, रिफाइनमेंट नहीं कर पाओगे, रेगुलेट नहीं कर पाओगे बॉडी मूवमेंट्स। ठीक है, फिर मैंने पार्किंसन के ट्रायड सिम्टम्स बताए थे आपको। देखो सबसे पहले बताया मैंने ट्रीमर। ठीक है, फिर मैंने बताया रिजिडिटी। ठीक है, और एक हम फोर्थ भी बोल सकते हैं, पोस्चुरल इंस्टेबिलिटी। मैं यहाँ रख के मानता हूँ, पोस्चुरल इंस्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये ट्रायड फीचर्स याद रखना आप लोग। और ट्रीमर पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए, तो ध्यान सुनना पहले। ट्रीमर जो होते हैं उनको हम पिल रोलिंग ट्रीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिल रोलिंग ट्रीमर बोलते हैं। रेस्टिंग ट्रीमर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ट्रीमर कैसे होते हैं, पिल रोलिंग। तो आप लिखो पहले क्लिनिकल फीचर्स। तो सबसे पहले ट्रीमर की कहानी है, क्या है पहला, ट्रीमर का नाम क्या है, पिल रोलिंग ट्रीमर या रेस्टिंग ट्रीमर। जनरली ये जो ट्रीमर है वो हैंड या फिंगर में देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलेंगे, हैंड या जनरली ट्रीमर कहाँ देखने को मिलते हैं, हैंड या फिंगर के अंदर ट्रीमर देखने को मिलते हैं। आप ठीक है, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इधर देखना, क्या कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, तो ट्रीमर पे क्या फर्क पड़ना चाहिए। और ड्यूरिंग स्लीप तब क्या फर्क पड़ना चाहिए, और फटीग के दौरान क्या फर्क पड़ना चाहिए, कोई बताएगा। चलो बताओ सबसे पहले ड्यूरिंग फटीग क्या मानते हो, ट्रीमर पे क्या फर्क पड़ेगा। ये आया हुआ है अप्लाइड क्वेश्चन करके, एक पेशेंट है पार्किंसन का, ठीक है, वो एक्सरसाइज कर रहा है, उसके बाद वो फटीग हो गया, तो बताओ उसके पिल रोलिंग ट्रीमर पे क्या इफेक्ट होगा, इंक्रीज होंगे, एब्सेंट हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत बार, ये तीनों कंडीशन दे रखी है मैंने। तो फटीग पे क्या होगा, इंक्रीज, फिजिकल एक्टिविटी पे डिक्रीज,
और ड्यूरिंग स्लीप, ध्यान से सुनना, अगर आप फटीग है, ठीक है, तो आपके ट्रीमर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, पहला सही है। फिजिकल एक्टिविटी के दौरान आपके ट्रीमर डिमिनिश हो जाते हैं, मतलब डिक्रीज हो जाते हैं, और सोते समय ट्रीमर एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग स्लीप आपका ट्रीमर क्या होंगे, एब्सेंट होते हैं, ये याद रखना। तो लिख लो आप, ट्रीमर डिक्रीज, या ब्रैकेट में लिख लो डिमिनिश्ड विद एक्टिविटी। ट्रीमर एब्सेंट, ट्रीमर इंक्रीज, तो देखो मैंने बोला कि जो आपके ट्रीमर है वो कैसे होता है, ट्रीमर कैसे होता है, पिल रोलिंग ट्रीमर होता है, ठीक है। सबसे पहले मतलब जनरली कहाँ देख सकते हैं हम ये, हैंड और फिंगर्स के अंदर। कैसे ट्रीमर होता है, रेस्टिंग ट्रीमर होता है, ठीक है। मैंने बोला एक्टिविटी, ड्यूरिंग एक्टिविटी जो ट्रीमर आपके वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। स्लिप के दौरान ट्रीमर क्या होगा, ड्यूरिंग स्लिप एब्सेंट हो जाएंगे, और फटीग के दौरान क्या हो जाएंगे। अगर कोई पूछे स्ट्रेस के टाइम, तो कॉपी के टॉप पे लिख लो स्ट्रेस, और एरो करके क्वेश्चन मार्क लगा लो, कल ढूंढ के आना अच्छे से। कॉपी के टॉप पे लिखो स्ट्रेस, और एरो मार्क करके लिख लो, और कल पूछूंगा, कल पता करके आना, ठीक है। ये किसकी कहानी थी, पिल रोलिंग ट्रीमर। अब तक हम लोगों ने पार्किंसन में क्या पढ़ा, रिवाइज करेंगे, चलो। तो बोलो कैसा डिसऑर्डर है, एक्सेपिरामिडल का डिसऑर्डर है, ठीक है। और सेकंड मोस्ट न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर, तो फर्स्ट कौन सा है, अल्जाइमर डिजीज, ठीक है। तो मैंने बोला कि इसमें क्या होता है, ब्रेन के अंदर डोपामाइन का लेवल डिक्रीज होता है। डोपामाइन का लेवल डिक्रीज हो गया तो डे टू डे लाइफ जो उसकी एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, अल्टर्ड हो जाएगी, तो उसकी डिपेंडेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर मैंने बोला इसके कोज बहुत सारे, ठीक है। मैंने बोला कि अननोन कोज हो सकता है उसका, इडियोपैथिक, जेनेटिक फॉल्ट हो सकता है, जेनेटिक जीन वगैरह, एज बताया मैंने, है ना। फिर उसके बाद कुछ ड्रग्स बताई मैंने, ओपियोड्स वगैरह, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, ठीक है। फिर मैं बात कर रहा हूँ कि इसका पाथवे क्या होता है, मतलब पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसकी बीपी। मैंने बोला कि पार्किंसन डिजीज कैसा डिसऑर्डर है, ईपीएस का डिसऑर्डर है। उसके बाद क्या होगा, बेसल गैंग्लिया इफेक्ट, उसके बाद सब्सटेंशियल नाइग्रा इफेक्ट, उसके बाद नाइग्रा पाथवे इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डोपामाइन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, और डोपामाइन का लेवल डिक्रीज हो गया तो डोपामाइन कौन से दो रिसेप्टर पे काम करता है, D1 D2। D1 क्या करेगा, डायरेक्ट पाथवे को स्टिमुलेट करता है, और D2 क्या करता है, इनडायरेक्ट पाथवे को इनहिबिट करता है। अब ये दोनों लेवल, दोनों पाथवे क्या हो जाएंगे यहाँ पे अफेक्ट, ये दोनों पाथवे अफेक्ट, तो अल्टर्ड इनपुट कहाँ जाएगा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स से अल्टर्ड इनपुट कहाँ आएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, बॉडी मूवमेंट्स क्या हो जाएंगे, अफेक्ट हो जाएंगे। मतलब बॉडी मूवमेंट्स अफेक्ट होने का मतलब ये है कि आप बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, मेंटेन नहीं कर पाओगे, और रिफाइन नहीं कर पाओगे। रिफाइन का मतलब क्या है, क्लियर नहीं कर पाओगे, मतलब उतनी क्लियरिटी नहीं आएगी आपके मूवमेंट्स के अंदर, ठीक है। फिर हम लोगों ने बताया साइन सिम्टम्स, ट्रायड्स की बात करें, ट्रायड फीचर क्या है, ट्रीमर, ब्रैडिकाइनेशिया, रिजिडिटी, और फोर्थ अगर हम बोले तो पोस्चुरल इंस्टेबिलिटी, ठीक है। फिर हम लोगों में ट्रीमर जो होंगे आपके पिल रोलिंग ट्रीमर होंगे, रेस्टिंग ट्रीमर होंगे, हैंड या फिंगर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि ये जो ट्रीमर है वो ड्यूरिंग फटीग में क्या होता है, इंक्रीज, ड्यूरिंग स्लीप एब्सेंट, और ड्यूरिंग एक्टिविटी डिक्रीज।
आप देखो दूसरी की बात करते हैं हम, ब्रेडिकाइनेशिया। नेक्स्ट सिम्टम है हमारा ब्रेडिकाइनेशिया। कल पता करके आना, अभी लोड मत लो, कल की कहानी है, कल मैं क्वेश्चन करवाऊंगा 3-4, इसलिए मैंने ये दिया आपको। ब्रेडिकाइनेशिया, व्हाट इज ब्रेडिकाइनेशिया? स्लैगिश बॉडी मूवमेंट, डिक्रीज बॉडी मूवमेंट्स, लिख लो आगे, डिक्रीज बॉडी मूवमेंट्स। एकाइनेशिया, एब्सेंस नहीं, अगर यहाँ पे एक तीर से डिक्रीज हो रहा है तो मतलब यहाँ 3 तीर से डिक्रीज कर लो, मतलब ज़्यादा डिक्रीज होंगे यहाँ, ठीक है, समझ में आया? अगर वहाँ आपके 5% बॉडी मूवमेंट्स डिक्रीज हो रहे थे तो यहाँ पे कितने होंगे? 30 से 40%, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, एकाइनेशिया, ब्रेडिकाइनेशिया। नेक्स्ट लिखो, हाइपोकाइनेशिया। लिखो हाइपोकाइनेशिया। अभी आप सोचोगे हाइपोकाइनेशिया एकाइनेशिया, तो अभी यहाँ से 2 से होंगे, तो जनरली हम लोग बोलते हैं, सुनते जाना इधर, हम लोग बोलते हैं कि ब्रेडिकाइनेशिया में तो बॉडी मूवमेंट्स क्या हो रहे हैं हमारे? डिक्रीज हो रहे हैं। उसके बाद हाइपोकाइनेशिया में जितने वहाँ डिक्रीज हो रहे थे, अगर 5% डिक्रीज हो रहे हैं तो यहाँ से 10 to 15% डिक्रीज हो जाएंगे। और एकाइनेशिया में नेग्लिजिबल या उसके 3 गुना ज़्यादा बॉडी मूवमेंट्स डिक्रीज होंगे, तो इसको ब्रैकेट में लिख लेना, नेग्लिजिबल या एब्सेंट भी बोल सकते हैं। चलो बताओ प्रॉब्लम कहाँ है? अगर मान के चलो ब्रेडिकाइनेशिया है, मैंने 3 चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? ये तो एक ही बात आ रही है, या तो बॉडी मूवमेंट्स आपके क्या हो गए, डिक्रीज हो गए या नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या कहाँ पे आई? देखो प्रॉब्लम यहाँ आती है, या तो आपके बॉडी मूवमेंट्स इनिशिएट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, पहला प्रॉब्लम क्या है, या तो आपको बॉडी मूवमेंट्स को इनिशिएट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। अगर आपने बॉडी मूवमेंट इनिशिएट कर लिए हैं तो आप उनको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो। प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ रही है? बॉडी मूवमेंट्स इनिशिएट नहीं हो पा रहे हैं, अगर बाई चांस इनिशिएट हो गए हैं तो कंटिन्यू नहीं हो पा रहे हैं, और कंटिन्यू नहीं हो पा रहे हैं तो रेंज ऑफ एक्टिव जो होता है ना तो प्रॉब्लम कहाँ देखने को मिल रही है? तो प्रॉब्लम कहाँ कहाँ देखने को मिल रही है? इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट्स, किसका इनिशिएशन नहीं हो पा रहा है? मूवमेंट्स का, या कंटिन्यूएशन ऑफ मूवमेंट्स। तो प्रॉब्लम कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी आपको ब्रेडिकाइनेशिया, हाइपोकाइनेशिया, एकाइनेशिया में, कि या तो आपको जो बॉडी मूवमेंट्स है वो आपको इनिशिएट नहीं कर पा रहे हो बॉडी मूवमेंट्स को, ठीक है। दूसरा, आप जो बॉडी मूवमेंट्स को इनिशिएट तो कर लिया है लेकिन उनको क्या नहीं कर पा रहे हो, कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद रेंज ऑफ मोशन, ठीक है, एक्टिवली नहीं है।
मतलब आपने मूवमेंट स्टार्ट किया, इनिशिएट किया, लेकिन आगे जाके आपने कंटिन्यू नहीं कर पाए। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा कह रहा है कि आपने स्टार्ट तो कर लिया, लेकिन बाद में जाके उसका जो एक्टिवली मोशन है, रेंज ऑफ मोशन, वो डिक्रीज हो गया, मतलब धीरे धीरे कम हो गया। ठीक है, तो पहला लिखो प्रॉब्लम इन इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट्स। ऐसे लिखा है ना, इसके नीचे एरो करके लिखना, एरो करके लिखना उनके नीचे। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? इनिशिएशन इन मूवमेंट्स, कंटिन्यूएशन इन मूवमेंट्स। दूसरा है एक्टिवली जो रेंज है वो प्रोग्रेसिवली डिक्रीज हो रही है। जैसे कि वो हैंड राइटिंग की बात करेगा कि उसकी हैंड राइटिंग है वो, ये लिखो पहले तो बताता हूँ। लिख लिया। कोई पूछे कि ब्रेडिकाइनेशिया में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? मूवमेंट इनिशिएट नहीं कर पा रहा है, कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, और जो अगर वो कंटिन्यू कर रहा है तो उसकी जो एक्टिवली रेंज है वो प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे आगे जाके डिक्रीज हो रही है। वो आगे ये बोलता है, उसकी हैंड राइटिंग है ना, देखो वो ऐसे लिखना स्टार्ट करेगा, मतलब आगे जाके नेग्लिजिबल हो जाएगी, मतलब ये जाके पूरी यहाँ जाके ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये उसके जो मतलब उसने स्टार्ट तो कर लिया, आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया और प्रोग्रेसिवली डिक्रीज हो रही है उसके मूवमेंट्स। नेक्स्ट लिखो मोनोटोनस स्पीच। मोनोटोनस स्पीच, मोनोटोनस स्पीच। मोनोटोनस स्पीच का मतलब क्या है बताओ? मोनोटोनस एक ही टोन में बात करेगा। किस में बात करेगा? एक ही टोन में बात करेगा। लिख लो, एक ही टोन में पेशेंट बात करता है। बेसिकली हम यहाँ इसकी नेजल टोन की बात करते हैं। नेजल, जैसे हिमेशरेशमिया का पता है कहाँ से खाता है? नाक से ना, तो यहाँ भी वो नाक से बात करेगा। ठीक है, पेशेंट की राइटिंग कैसी होगी? जैसे कि मैंने बोला कुछ भी लिखा है मैंने, आगे जाके क्या हो रहा है वो एकदम डिक्रीज। ठीक है, मोनोटोनस स्पीच होगा उसका, प्रोग्रेसिवली डिक्रीज हैंड राइटिंग होगी उसकी, स्मॉल होती जाएगी धीरे 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 आगे जाते जाते जाते। अब बताओ, मैंने बोला कि उसको एकानेशिया है, मतलब नेग्लिजिबल बॉडी मूवमेंट्स है ना? नेग्लिजिबल मतलब एब्सेंट बॉडी मूवमेंट्स है, तो मान के चलो आप कि पेशेंट को मूवमेंट्स क्या है? एब्सेंट है। मूवमेंट्स एब्सेंट है तो रिजिडिटी क्या होगी? स्टिफनेस क्या होगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट लिखो, रिजिडिटी या स्टिफनेस हो जाएगी। कैसा होगा? रिजिडिटी, स्टिफनेस। ये क्यों आए?
क्यों आए ये? क्योंकि आपके मूवमेंट्स क्या हो गए, या तो एब्सेंट हो गए या डिक्रीज हो गए, जिसकी वजह से स्टिफनेस या रिजिडिटी क्या हो गई है, इंक्रीज। फिर मैंने आपको फोर्थ बताया था पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। रिजिडिटी स्टिफनेस होगा, और क्या होगा, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी होगा। गेट कैसा होगा, गेट सफलिंग गेट, देखो सफलिंग गेट, सफलिंग गेट होगा। एक नाम और है इसका, प्रोपल्सिव गेट। मूवमेंट्स क्या होगा, इसके डिक्रीज हो गए ना, तो उसको लगेगा कि पेशेंट सफल करते हुए चल रहा है, ठीक है। प्रोपल्सिव का मतलब है कि आगे झुका हुआ लगेगा आपको। प्रोपल्सिव का मतलब क्या है, आगे झुका हुआ। आगे की तरफ निकला होगा। अगर पार्किंसन डिजीज के किसी पेशेंट को देखा हो तो ऐसे आगे की तरफ आ जाएगा वो। तो गेट कैसे होते हैं, सफलिंग गेट होगा और प्रोपल्सिव गेट होगा। ध्यान रखना, इन गेट्स के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि पोजीशन क्या देते हैं, ठीक है। जैसे कि अब ये पेशेंट ऐसे चलेगा आगे की तरफ झुक के, है ना, अब हाथ आगे की तरफ है तो उनमें हम कुनाई इधर आना, ऐसे पेशेंट्स में हम ऐसे बोलते हैं कि दोनों हाथ पकड़ के पीछे की तरफ खींचने चाहिए, है ना, बैट्स भी आते हैं, है ना। तो अब ये आगे की तरफ झुके थोड़ा, अब ऐसे चलेगा तो इसके हैंड आगे की तरफ है। हम पेशेंट को क्या करते हैं, ये पीछे शोल्डर्स पे हाथ देके हाथ पीछे की तरफ खींचते हैं, मतलब पोस्चरल को स्टेबल करने के लिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन में मिलता ही है, दोनों हाथ पकड़ के पीछे खींचना है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे। लिखो नेक्स्ट, उसकी पोजीशन कैसी दिखेगी आपको पेशेंट की, काइफोसिस। उसके अलावा और क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से स्टूप तरीके की दिखेगी कि नहीं दिखेगी, वो आगे होगा ऐसे के ऐसे झुका होगा, और सफलिंग गेट चलेगा प्रोपल्सिव की गेट के जैसे। तो एक टर्म आता है, आप वो जगह अगर क्वेश्चन करोगे अलग अलग बुक से तो वहाँ पोजीशन का नाम दिया हुआ है स्टूप्ड, ठीक है। अगर आपने लिपिन कोड के क्वेश्चन करना शुरू किए हैं तो आपको दिखेगा ये स्टूप्ड पोजीशन, 2-3 क्वेश्चन है। पोजीशन कौन सा है, गेट कौन सा है, तो चलो बताओ, इतने साइन सिम्टम बताओ। पहला क्या है, चलो पेन कॉपी बंद कर लो। चलो मुझे एक बताओ, पेशेंट चलेगा तब वो दोनों हाथ लहराते हुए चलेगा, क्यों, बॉडी मूवमेंट्स उसके क्या हो गए, डिक्रीज हो गए यहाँ, और बॉडी मूवमेंट डिक्रीज हो गए तो स्टिफ या रिजिडिटी मेंटेन हो गए, तो जो उसकी स्विंग, जो दोनों हाथों का स्विंग है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ पहला ट्रीमर कैसा आएगा, कैसे ट्रीमर बोलते हैं इनको, पेल रोलिंग ट्रीमर, रेस्टिंग ट्रीमर भी नाम है इनका। जनरली कहाँ देखने को मिलता है, हैंड और फिंगर के अंदर, ठीक है। स्लीपिंग में क्या होगा ट्रीमर, फटिक के दौरान इंक्रीज, और एक्टिविटी के दौरान डिक्रीज हो जाएगा। स्ट्रेस का हम लोग कल क्वेश्चन करेंगे पार्किंसन के, तब पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद ब्रेडिकाइनेशिया। ब्रेडिकाइनेशिया पे क्या होता है, डिक्रीज बॉडी मूवमेंट्स। एकाइनेशिया नेग्लिजिबल या एब्सेंट। हाइपोकाइनेशिया मतलब अगर वहाँ 5% हो रहे थे ब्रेडिकाइनेशिया में, और यहाँ तो 30 से 40% हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद करते हैं हम किसकी, अब प्रॉब्लम कहाँ देखने को मिल रही है आपको, अगर बॉडी मूवमेंट्स की बात करेंगे तो कहाँ देखने को मिलेगी, शिवम बता, शिवम नाम है आपका, क्या पूछा मैंने, हाँ क्या पूछा
ब्रेडिकाइनेशिया, हाइपोकाइनेशिया, एकाइनेशिया में प्रॉब्लम कहाँ देखने को मिलेगी आपको? अच्छा, झुक के चले, क्या करेगा? झुक के चलेगा। और हाथ ट्रिमर करते हैं और हाथ ट्रिमर करते हैं। और रोहित तो बताएगा। बॉडी मूवमेंट, हाँ, तो उसमें प्रॉब्लम डिक्रीज कैसे हुई? झुक के चलेगा। और कोई तो बताएगा। वही है, कल से तुम वो आगे बैठा करो, तुम तीनों, भला हो जाएगा तुम्हारा कभी ज़िंदगी में। कुलाल नहीं, ये बताएगी ये ब्लू टी शर्ट सर भी क्या? हाँ, क्या स्लोली यार, आराम से, ट्रेन नहीं छूट रही, आराम से। पहले बता प्रॉब्लम कहाँ देखने को मिलेगी? इनिशिएशन, इनिशिएट होगा या नहीं होगा? इनिशिएट होगा। अच्छा, और अच्छा, कंटिन्यू कर पाएगा? इनिशिएट कर पाएगा? अच्छा, और बाकी तीसरा ये मेघना, हाँ, ये लो, आप बताओ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे किसकी? देखो, बॉडी मूवमेंट्स की बात कर रहे थे। या तो उसके जो बॉडी मूवमेंट्स है वो इनिशिएट नहीं होंगे, इनिशिएट हो गए तो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, और कंटिन्यू नहीं कर पाएगा तो मतलब आगे आगे प्रोग्रेसिवली इसके डिक्रीज होते जाएंगे। जैसे मैंने हैंड राइटिंग क्या बताया, अगर वो रामकरण लिख रहा है तो RAMK ऐसे करते करते छोटा हो जाएगा, लास्ट में जाके प्रोग्रेसिवली डिक्रीज स्मॉल हैंड राइटिंग हो जाएगी उसकी। ठीक है, उसके बाद स्पीच कैसा होगा उसका? मोनोटोनस, एक ही स्पीच, एक ही टोन में बात करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखा हम लोगों ने? बताओ, गेट कैसा होगा उसका? सफलिंग गेट होगा, प्रोपल्सिव गेट होगा। प्रोपल्सिव गेट मतलब आगे की तरफ झुकाव ज़्यादा होगा उस पेशेंट में। अगर बॉडी मूवमेंट्स आपके डिक्रीज हैं, ठीक है, तो रिजिडिटी या स्टिफनेस क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब स्टिफनेस इंक्रीज है, मूवमेंट्स भी डिक्रीज है, तो वो जब चलेगा ड्यूरिंग वॉक तो उसको हैंड का स्विंग होगा, हैंड फिक्स हो जाएंगे ना उसके। नेक्स्ट लिखो, इसका नर्सिंग मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, तो जो प्रॉब्लम आ रही है वो जरूर ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो नेक्स्ट, ऑटोमेटिक स्विंगिंग ऑफ हैंड, ऑटोमेटिक स्विंगिंग ऑफ हैंड, ऑटोमेटिक स्विंगिंग ऑफ हैंड क्या हो जाएगा? डिक्रीज। ठीक है, और ये कब हो रहा है स्विंग ऑफ हैंड? हाँ, तो ब्रैकेट में लिख लो, ड्यूरिंग वॉकिंग। नेक्स्ट लिखो, बताओ उसका इक्विलिब्रियम और पोजीशन मेंटेन रह पाएगा? लॉस हो जाएगा ना उसका, तो लिखो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, इक्विलिब्रियम, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, लॉस। बैलेंस, ठीक है, इक्विलिब्रियम, कोऑर्डिनेशन क्या हो जाएंगे? लॉस हो जाएंगे। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा सिम्टम आता है कि मास्क लाइक फेस। मास्क लाइक फेस क्यों बोलते हैं? एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं होता, एक्सप्रेशन लेस फेस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मूवमेंट से नहीं हो रहे, है ना। तो लिखो मास्क लाइक फेस,
एक्सप्रेशन लेस फेस बोलते हैं इसको। एक्सप्रेशन लेस फेस, मास्क लाइक फेस, इसको 2-3 स्टार डाल लेना। गेट पे, दोनों गेट पे डालना है आपको, ठीक है। हैंड राइटिंग पे डालना है, मोनोटोनस स्पीच पे डालना है, स्टूप्ड पोजीशन पे डालना है और मास्क लाइक पोजीशन पे डालना है। चलो बताओ, वॉक सही से कर पाएगा? ईट सही से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना, तो चबाने उबाने में दिक्कत आएगी उसको। तो लिखो वॉकिंग, बोलने में प्रॉब्लम आएगी, वॉकिंग, स्पीकिंग, ईटिंग डिफिकल्टी। वॉकिंग, स्पीकिंग, ईटिंग डिफिकल्टी। ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा होगा, देखो वॉकिंग, ईटिंग, स्पीकिंग डिफिकल्टी। ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा होगा, हाँ। देखो ध्यान से सुनना कि कल मेरी है ना एमसीक्यू की क्लास है ना, ठीक है। कल इवनिंग में एमसीक्यू की क्लास है और नर्वस सिस्टम का ही कराऊंगा मैं। सर ने तो मुझे बोला है फंडामेंटल के कराने के लिए, तो मैं फंडामेंटल के नहीं करा रहा हूँ अभी, नर्वस सिस्टम के इसलिए करवा रहा हूँ कि आपका साथ साथ में क्लियर हो जाएगा। तो आप या जैसे भी आपको अवेलेबल हो ऑनलाइन या ऑफलाइन ले लेना, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन हैं, जो अब तक मैंने क्लास में नहीं कराया ना वैसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बढ़िया। मतलब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी आपकी अगर आप जितना भी करवाया मैंने आज तक की क्लास में। आज पार्किंसन खत्म हो जाएगा, एक ल्यू गैरी डिजीज पढ़ाई है मैंने, तो वो भी ख़त्म हो जाएगी आज, ठीक है। तो आने वाली 1 या 2 क्लास में नर्स ख़त्म है, मेरा पहले ही ख़त्म हो जाता अगर तबीयत ख़राब नहीं होती, तो अब ख़त्म हो जाएगा स्टार्टिंग में, ठीक है। तो कल ले लेना आप, 3 से 6 की समथिंग क्लास होगी, 3 से 6 या 4 से 6 ऐसे कुछ होगा। नेक्स्ट लिखो, हाँ हाँ आ जाओ, तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने तो पहले बोला जैसे आपको सुविधा है आ सकते हो तो आ जाना, नहीं आ सकते हो तो मत आना, ऑनलाइन ले लेना, और नहीं लेने का मैंने तो भी चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, यहाँ पे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी आकर होगी फिर पेशेंट में, तो लिखो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब देखो इतना सब कुछ हो रहा है तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो बनती है ना पेशेंट में। देखो साइकोलॉजिकल के नाम पे सिर्फ 3 ही प्रॉब्लम आती है मेनली उसके अंदर। सबसे पहला क्या हो, रेस्टलेसनेस होगा। क्या होगा? रेस्टलेसनेस होगा, एजिटेट होगा, लिखो मत, बता रहा हूँ अभी सुन लो, लिखवा दूंगा मैं। रेस्टलेसनेस होगा, एजिटेट होगा और डिप्रेशन स्टेज में चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो जो कुछ भी कर पा रहा है वो नहीं कर पाएगा, कुछ लिख पाएगा वो भी नहीं लिख पाएगा, बोलेगा एक ही टोन में बोलेगा, तो वो सब इतनी उसका जो साइकोलॉजी है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी। और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के नाम पे कितने सिम्टम्स दिखेंगे आपको? रेस्टलेसनेस, एजिटेट और डिप्रेसिव। लिखो पहला, एजिटेट, रेस्टलेसनेस और डिप्रेसिव। ठीक है। साइकोलॉजी के नाम पे कितनी प्रॉब्लम? ये थे आपके इसके साइन और सिम्टम। देख लो एक बारी। कुणाल तो पानी लेके आए थोड़ा। बोतल वहीं रखिए टेबल पे।
आगे नहीं है बोतल। हाँ नॉर्मल नॉर्मल। यहाँ तक पार्किंसन समझ में आया? अच्छा है, क्वेश्चन पुट होने की पॉसिबिलिटी है इस डिजीज से, तो ढंग से समझ लेना। अगर नहीं आया तो पूछ सकते हो अभी भी। रोहित आ रहा है देखो पक्का? तो नोट्स बना रहा है सही में अच्छे से? लिख ले। ठीक है, अब देखो डायग्नोस्टिक एंड इवोल्यूशन की बात करते हैं। अब आप लोग कहानी सुनना, बंद कर दो ये। नोटबुक पेन अपने बंद कर लो, पूरा भर दिया। डायग्नोस्टिक एंड इवोल्यूशन के नाम पे हम कुछ नहीं करवाते हैं। क्या? हाँ, और कोई? एमआरआई में क्या देखोगे आप? डोपामाइन के लेवल डिक्रीज दिख जाएगा एमआरआई में? नहीं, एमआरआई में एक बॉडी सीन करता है, वो बॉडी का नाम बताता हूँ मैं। पहले देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री में देखेंगे एज कितनी है, ठीक है, कोई फॉल्ट उसका, किसी को पहले तो था नहीं, है ना, पहले किसी को था या नहीं था, कोई ड्रग्स वगैरह तो यूज़ नहीं कर रहा है वो। फिर उसका देखेंगे हम फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में जैसे कि प्रोपल्सिव गेट है, सफलिंग गेट है, मोनोटोनस स्पीच है, और ट्रीमर, हैंड और फिंगर में ट्रीमर देखेंगे। ये सब कुछ देखने के बाद हम करवाते हैं सीटी और एमआरआई। सीटी और एमआरआई, एमआरआई में हम क्या करते हैं? बेसल गैंग्लिया अफेक्ट हुआ था ना, तो एक लेविस बॉडी सीन होती है हमें। एमआरआई में कौन सी बॉडी दिखती है? इसका नाम जरूर याद रखना। और ये बॉडी कंफर्म होने के बाद हम बोल देते हैं कि पेशेंट को क्या है? पार्किंसन। उसके बाद हम जीनोटिक जीन टाइपिंग भी करवा सकते हैं। कोई फॉल्टी जीन तो नहीं आ गए। तो सबसे मोस्ट तो यही है कि एमआरआई जब करवाते हैं तो कौन सी बॉडी देखते हैं हम लोग? लेविस बॉडी। तो लिख लो पहले डायग्नोस्टिक एंड इवोल्यूशन। और ये कहाँ देखने को मिलेगा? सब्सटेंसिया नाइग्रा, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया? हिस्ट्री में क्या लिया? ये बताएगी। ब्लू टी शर्ट लता, लता ही नाम है ना तुम्हारा? बताओ हिस्ट्री में क्या क्या देखा आपने? आराम से क्या क्या देखेंगे? हाँ हाँ, अच्छा ट्रेमर भी हिस्ट्री में देखते हैं। अच्छा, और ये दस्ती बताएगी। मतलब मैंने जितने भी कोज लिखा है ना, वो कोज देख सकते हैं ना, सिंपल सा बात करें तो, है ना। तो कोज देखेंगे हम हिस्ट्री के अंदर। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम साइन सिम्टम देखेंगे हमारे जो पेशेंट में होते हैं। मतलब पेल रोलिंग, ट्रीमर है, वो बताएगा साहब मेरे को ट्रीमर तो पता नहीं चलता, लेकिन हाथ कांपते हैं, लेकिन मैं जब सोता हूँ तो अलग होता है, काम करता हूँ तो अलग होता है, और एकदम थक के आ जाता हूँ तो अलग होता है, हाथ का तरीके से कांपते हैं, ठीक है। फिर वो उसकी जो जैसे हमें बताता रहेगा तो हम उसकी स्पीच भी नोट कर लेंगे कि भाई मोनोटोनस है, कैसी है। फिर उसको बोलेंगे चलो आपका नाम लिख के बताओ, हैंड राइटिंग देख लेंगे, चल के बताओ, गेट वगैरह पता लग जाएगा। उसके बाद क्या करवाते हैं हम? एमआरआई। क्या करवाया आपने? एमआरआई। और एमआरआई में सब्सटेंसिया नाइग्रा पे क्या देखा आपने?
क्या देखा आपने? लेस बॉडी सीन। एमआरआई करवाया, पैट स्कैन करवा लिया। एमआरआई के बाद पैट भी लिख सकते हो, पैट में भी देखने को मिल जाएगा आपको ये। ठीक है, जीनोटिक टाइपिंग करवा ली, जीन टाइपिंग। इससे क्या पता लगेगा आपको? फॉल्टी जीन का पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है। मोस्ट तो ये है कि आपको कौन सी बॉडी दिखती है यहाँ पे? लेवेस बॉडी। ठीक है, ये लिख लिया आपने। अब लिखो मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अब सुनते जाना। मैनेजमेंट में सबसे पहले कि हमारे मेनली कोज क्या था? कोज कुछ भी हो, लेकिन मेनली ब्रेन में क्या हो रहा था? डोपामाइन का लेवल डिक्रीज हो रहा था। तो हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि कुछ मेडिकेशंस जो डोपामाइन के लेवल को क्या कर दें? इंक्रीज कर दें ब्रेन के अंदर। तो लिखो मेडिकल मैनेजमेंट। इसमें लिखते हैं हम, पहला बताओ, साइकेट्री में पढ़ाया होगा ना आपको? साइकेट्रिक में नहीं पढ़ाया? डोपामाइन, लियोडोपा वगैरह, कार्बिडोपा, साइकेट्रिक में पढ़ाया होगा ना यार, ऐसे मत करो। तो लिखो डोपामाइन प्रीकर्सर। एग्जाम्पल लिखो, लिवोडोपा, कार्बिडोपा। लिवोडोपा, कार्बिडोपा। डोपामाइन एगोनिस्ट। बताओ, प्रीकर्सर और एगोनिस्ट। डोपामाइन एगोनिस्ट लिखो ब्रोमोक्रिप्टिन। ब्रोमोक्रिप्टिन मोस्ट कॉमन यूज करते हैं। ब्रोमोक्रिप्टिन और कहाँ यूज करते हैं, कोई बताएगा? हाँ, ब्रेस्ट मिल्क को अगर हमें इनहिबिट करना है, अगर अबॉर्शन वगैरह हुआ था, वहाँ भी हम ब्रोमोक्रिप्टिन यूज करते हैं। ब्रोमोक्रिप्टिन जो हम कॉमनली यूज करते हैं, नेक्स्ट लिखो डोपामाइन फैसिलिटेटर। डोपामाइन फैसिलिटेटर, फैसिलिटेटर, डोपामाइन। एग्जाम्पल, एमेटाडिन नाम सुना है? एमेटाडिन नहीं सुना तो लिख लो, कोई बात नहीं। कोई फार्माकोलॉजी पढ़ा है तो सुन लेना। ये एक तरीके से एंटीवायरल सब्सटेंस है एमेटाडिन। अगर किसी को पता हो तो लिख सकते हो ब्रैकेट में, एंटीवायरल सब्सटेंस। हाँ, एमेटाडिन एंटीवायरल सब्सटेंस। ये क्या करता है? फैसिलिटेटर का मतलब क्या होता है? इनके पास डोपामाइन स्टोर होता है। क्या होता है? डोपामाइन स्टोर। जो स्टोर डोपामाइन है ना, ये उसको रिलीज कर देता है। और जब देखो, अब बॉडी में डोपामाइन क्या था, ब्रेन में क्या था? डोपामाइन कम। अब वो स्टोर डोपामाइन वहाँ रिलीज होगा तो डोपामाइन का लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो एरो करके लिख सकते हो आप, अगर या रिलीज स्टोर डोपामाइन, रिलीज स्टोर डोपामाइन।
इससे क्या होगा, डोपामाइन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। लिख लो, इंक्रीज डोपामाइन लेवल, इंक्रीज डोपामाइन लेवल। आज मैं तोता लग रहा हूँ ग्रीन टू ग्रीन मैच होकर। ठीक है, कौन कौन से मेडिकल मैनेजमेंट के हैं? डोपामाइन प्रिकर्सर, एग्जांपल लीवोडोपा, कार्बिडोपा। डोपामाइन एगोनिस्ट, एग्जांपल ब्रोमोक्रिप्टिन, कॉमनली यूज करते हैं हम लोग। डोपामाइन फैसिलिटेटर, एमेटिडिन। एमेटिडिन क्या है? एंटीवायरल सब्सटेंस। क्या करता है ये? जो रिस्टोर डोपामाइन है उसको लेवल को रिलीज कर देता है, जिससे डोपामाइन का लेवल ब्रेन में क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये था आपका मेडिकल मैनेजमेंट। अब लिखो नर्सिंग मैनेजमेंट। एक मिनट, यहाँ पे एंटीकोलिनर्जिक दे सकते हैं? दे सकते हैं ना? देखो फोर्थ एंटीकोलिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक एग्जाम्पल एंटीकोलिनर्जिक एग्जाम्पल बेंजोट्रोपिन। मैंने लिखवाया ना? देखो नर्सिंग मैनेजमेंट, देखो सुनते जाना, लिख बंद कर लो पेन कॉपी। यहाँ 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, बता रहा हूँ, सुनते जाना। सबसे पहले हम पेशेंट का क्या करेंगे? न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में क्या देखोगे आप लोग? बताओ। पेशेंट का नर्सिंग मैनेजमेंट कर रहे हो ना, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करोगे। और न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करोगे तो क्या क्या देख सकते हो पेशेंट में? बॉडी मूवमेंट्स, रिजिडिटी, स्टिफनेस, सब देखोगे आप लोग। ये देखने के बाद एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, उसकी डाइट कैसी होनी चाहिए? सेमी सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड, ये छोड़ो, आप डाइट का नाम बताओ बस। देखो डाइट आपको अलग अलग बुक में लिखा हुआ है कि हम विटामिन B6 यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, हाई डाइट। गलत है, विटामिन B6 हाई डाइट अवॉइड करते हैं, ध्यान रखना। क्या करते हैं? अवॉइड। क्या प्रोवाइड देते? क्या है? हाई फाइबर डाइट। कौन सी डाइट देते हैं? हाई फाइबर। तो ये याद रखना। पहला पॉइंट क्या? विटामिन B6 डाइट क्या करेंगे हम? अवॉइड करेंगे। तो कौन सी डाइट देंगे? हाई फाइबर। तो पहला लिखो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, एरो करके लिखो। उसके आगे क्या क्या चेक करोगे? 3-4 पॉइंट एरो करके। स्टिफनेस चेक करोगे आप, एक्टिविटी डेली जो कर रहा है वो चेक करोगे, स्टिफनेस चेक करोगे, डेली एक्टिविटी कर रहा है वो चेक करोगे, मोबिलिटी कितनी है उसकी वो चेक करोगे। स्टिफनेस, मोबिलिटी और डेली एक्टिविटी कितनी है वो चेक करोगे। नेक्स्ट लिखो अवॉइड विटामिन B6 फूड। अवॉइड विटामिन B6 फूड। और आपको पता होना चाहिए विटामिन B6 फूड कौन कौन से हैं। जैसे 2 साल से टायरामाइन वाली डाइट के ऊपर हर बार क्वेश्चन आ रहा है। दिया था टायरामाइन वाला, इस बार भी आया था, दिया था नोट सेट किसी ने? साइकेट्रिक में है, आपको पढ़ाया हो तो MOI MORI है ना, तो वहाँ लिखवाया होगा टायरामाइन। तो हर साल 2 बार क्वेश्चन आया कंटिन्यू टायरामाइन का। तो आपको पता होना चाहिए विटामिन B6 फूड कौन कौन से। नहीं पता हो तो देख लेना घर जाके, ठीक है। तो कौन सी डाइट आप प्रीफर करेंगे हम लोग? हाई फाइबर। तो लिखो अवॉइड विटामिन B6 डाइट। थर्ड लाइन लिखना प्रोवाइड हाई फाइबर डाइट। और हाई फाइबर डाइट में भी कैसे प्रोवाइड करेंगे? छोटे छोटे टुकड़ों में। क्यों? उसको
ईटिंग में प्रॉब्लम थी, च्यूइंग में प्रॉब्लम थी, स्पीकिंग में प्रॉब्लम थी, तो सही से चबा नहीं पाएगा अगर हम लोगों ने एक साथ बड़ा वाला दे दिया तो लिखो स्मॉल और फ्रीक्वेंट। हाई फाइबर डाइट कैसे देंगे? स्मॉल देंगे और फ्रीक्वेंटली देंगे। और डाइट कैसे देंगे? पोजीशन, डाइट के लिए पोजीशन कैसी होनी चाहिए? सिटिंग पोजीशन। तो आगे एरो करके लिख लो इन सिटिंग पोजीशन। बोर्ड पे लिखो या लिख लोगे? नेक्स्ट लिखो ट्रिमर प्रेजेंट है, तो लिखो ट्रिमर प्रेजेंट। अब मैंने आपको बोला कि एक्टिविटी करेगा तो ट्रिमर क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो ट्रिमर प्रेजेंट है तो उस केस में उसको हम नॉर्मल एक्टिविटी करवा सकते हैं। लिख लो आगे नॉर्मल एक्टिविटी। नॉर्मल एक्टिविटी करेगा तो ट्रिमर क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। देखो नॉर्मल एक्टिविटी। पेशेंट को ऐसा कोई भी काम नहीं करने देना जिससे उसकी फटीगनेस क्या हो जा रही है? इंक्रीज। अगर फटीग होगा तो ट्रिमर क्या हो जाएंगे? इंक्रीज। तो ध्यान से सुनना, ट्रिमर प्रेजेंट है तो पेशेंट को क्या करवानी है? नॉर्मल एक्टिविटी। और फटीगनेस से क्या करना है? अवॉइड। तो नीचे नेक्स्ट लाइन लिखो अवॉइड फटीगनेस। पेशेंट को फटीग होने से बचाना है, ऐसी कोई भी एक्सरसाइज नहीं करवानी है जिससे उसको क्या हो? फटीग, थकान महसूस हो। और मैंने कहा कि पेशेंट को ईटिंग में प्रॉब्लम है, च्यूइंग में प्रॉब्लम है, तो पेशेंट को एस्पिरेट होने से देखना है। चोकिंग या एस्पिरेट तो नहीं हो रहा है, उसके लिए असेस करना है। असेस फॉर चोकिंग एंड एस्पिरेशन। असेस फॉर चोकिंग एंड एस्पिरेशन। बताओ उसको कैसे शूज प्रीफर करेंगे? हाई हील या फ्लैट हील? फ्लैट हील। तो लिखो प्रीफर फ्लैट हील शूज। प्रीफर फ्लैट हील शूज। ब्रैकेट में लिख लेना अवॉइड हाई हील शूज। अब उसका पोस्टर पता आपको कैसा था? आगे की तरफ था, है ना? और अब उसके मैंने कुनाल को कैसे करके दिखाया था? हाथ पीछे की तरफ खींच के इसको पोस्चर चेंज करना है हमें। तो वो कैसे लिखोगे आप? लिखो सबसे बड़ी दुविधा ये है जिस घर में पार्किंसन का पेशेंट आ गया ना, उसको अगर इंडियन टॉयलेट लगा हुआ है तो उसमें उसको वेस्टर्न टॉयलेट भी बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखो वेस्टर्न टॉयलेट यूज। और नेक्स्ट लाइन वेस्टर्न टॉयलेट यूज, और आगे ब्रैकेट में लिख लेना इमरजेंसी बेल भी लगानी पड़ेगी साइड में। ठीक है, चेयर कैसे यूज करेंगे? फ्लैट एंड स्ट्रेट चेयर। फ्लैट एंड स्ट्रेट चेयर। ठीक है, अब आती है उसकी स्लीपिंग की बारी। अगर वो पेशेंट स्लीप कर रहा है तो उसको कैसा मैट्रेस प्रोवाइड करेंगे हम? हाँ, मार्केट में कैसे कैसे मैट्रेस आते हैं? एक स्लीप वेल का आता है ना, वो नहीं देना है। ठीक है, हमें हार्ड कौन सा मैट्रेस देना है? हार्ड मैट्रेस, स्टिफ वाला मैट्रेस देना है। ठीक है, तो लिखो स्टिफ मैट्रेस, या ब्रैकेट में लिख लो हार्ड बेस बेड प्रोवाइड टू पेशेंट। हार्ड बेस बेड, हार्ड बेस बेड प्रोवाइड टू पेशेंट। अब देखो, आप सबको पता है पेशेंट में क्या है? बॉडी मूवमेंट्स क्या और क्या उसके? डिक्रीज। ठीक है, अगर उसमें बॉडी मूवमेंट्स डिक्रीज हैं तो रिजिडिटी हो जाएगी मेंटेन। तो उस पेशेंट्स को हम एनकरेज करेंगे किसके लिए? वॉकिंग के लिए, कि भाई तू चल, फिर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ही चल। तो लिखो एनकरेज फॉर वॉकिंग। और जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा यहाँ पार्किंसन के, तो इतनी सी लाइन में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे अलग अलग तरीके से घूम घूम के। तो कल क्लास जरूर लेना। ये था आपका नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, देख लो एक बार, ये पार्किंसन खत्म हो गया है मेरी साइड से।
बताओ पार्किंसन जैसे साइन सिम्टम और कहाँ देखने को मिल सकते हैं आपको? पीडियाट्रिक स्टार्ट हो गई, हाँ। हाइपरबिलिरुबिnemia पढ़ा है आपको? नहीं पढ़ा है? राम सर ने तो पढ़ाया था पुराने बच्चों को, नहीं पढ़ा? नियोनेटल जॉन्डिस पढ़ाया था ना? कर्निक टेरेस नाम का एक वर्ड पढ़ाया था, वहाँ देखने को मिले थे? कोई बात नहीं, देखने को मिले। एनसिफिलाइटिस में भी हैं कुछ सिम्टम्स, अगर पढ़े हो तो आप लोगों ने सही से। हेड इंजरी में भी देखने को मिलेंगे आपको पार्किंसन जैसे सिम्टम्स, तो कंफ्यूज मत हो ना। कुछ ड्रग्स में भी आते हैं, ड्रग्स जैसे रेगलान देते हैं ना हम लोग, रेगलान MOAI इनिबिटर, इनमें भी देखने को मिलेंगे, तो कंफ्यूज मत हो ना। पार्किंसन जैसे सिम्टम्स आपको हेड इंजरी में देखने को मिल सकते हैं, इन ड्रग्स में देखने को मिल सकते हैं, कर्निक टेरेस में देखने को मिल सकते हैं। ये मैं पढ़ाऊँगा तो मैं नियोनेटल जॉन्डिस, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन और नियोनेटल जॉन्डिस, ठीक है, वॉमिटिंग, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं पढ़ाऊँगा तुम्हें। मतलब HIV पॉजिटिव मदर, जिसमें हर बार क्वेश्चन आता है जूडोविडिन का, वो तो कोई और पढ़ा रहा बताया ना। नर्स के पास तो ABG एनालिसिस है एक क्लास में, ठीक है, वो फिक्स है, देख लो फटाफट पार्किंसन। ये तो नेक्स्ट चलते हैं। क्या सर्जिकल मैनेजमेंट में हम कैसे डोपामाइन का लेवल इंक्रीज करेंगे? लिखो, नेक्स्ट लिखो, एमाइलोट्रोपिक लैटरल स्क्लेरोसिस। है कुछ भी नहीं, सिर्फ 8 या 9 लाइन की डिजीज है, सिर्फ 8 या 9 लाइन की, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, जैसे GBS हुआ, ये हुआ, इनमें से क्वेश्चंस आते ही हैं। एमाइलोट्रोपिक लैटरल स्क्लेरोसिस, इसको एक नाम है लू गैरी डिजीज भी बोलते हैं। बेसिकली दोनों नाम से पूछा गया है, ठीक है। ध्यान से सुनना, इसमें जो मेनली जो अफेक्ट होता है वो आपके मोटर न्यूरॉन अफेक्ट होता है। क्या अफेक्ट होता है इस डिजीज़ में? जो क्वेश्चन आते हैं ना, बेसिकली मैं वही बोलूँगा, वो नहीं बोलूँगा जो मतलब नहीं आते हैं, ठीक है। तो काम की चीज़ नहीं, सिर्फ 7-8 लाइन ही है, वो सुनते जाना पहले। इसके अंदर लू गैरी डिजीज़ या एमाइलोट्रोपिक लैटरल स्क्लेरोसिस, इसके अंदर कौन से न्यूरॉन अफेक्ट होता है? मोटर न्यूरॉन। कौन से न्यूरॉन की डिजीज़ है ये? मोटर न्यूरॉन की डिसऑर्डर है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये भी एक तरीके का न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। तो पहला पॉइंट लिखो, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, क्रोनिक प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, क्रोनिक प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। क्रोनिक प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। दूसरा पॉइंट, मेनली मोटर न्यूरॉन अफेक्ट। मेनली कौन से अफेक्ट हो रहे हैं? जब आपको पता है कि मोटर न्यूरॉन अफेक्ट हो रहा है, तो थर्ड पॉइंट, कौन से अफेक्ट नहीं हो रहे हैं? तो लिखो, सेंसरी एंड ऑटोनोमिक, सेंसरी एंड ऑटोनोमिक
सेंसरी एंड ऑटोनोमिक नॉट अफेक्टेड। देखो इसमें क्या होता है कि ग्लूटामेट, नाम सुना है इसका? इसके अंदर क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना। जो ग्लूटामेट है वो इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है? क्या इंक्रीज हो रहा है? ग्लूटामेट इंक्रीज हो रहा है। तो जो इसकी वजह से जो मोटर नर्व है, कौन से नर्व? जो मोटर नर्व है, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है ना, ये इफेक्ट हो जाता है। क्या हुआ लू गैरी डिजीज के अंदर? एमाइलोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस में क्या होता है? ग्लूटामेट इंक्रीज होगा, और ये इंक्रीज हो गया तो जो मोटर नर्व है, उस मोटर नर्व के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो अफेक्ट हो गया। तो मेनली किसका डिसऑर्डर है? मोटर न्यूरॉन का। क्यों होता है? क्योंकि ग्लूटामेट इंक्रीज हो गया। लिख लो ये, इन बिटवीन मोटर नर्व कम्युनिकेशन अफेक्ट। और आज तक इस डिजीज का कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है? ओनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं हम लोग। देखो आपको पता है मोटर न्यूरॉन का डिसऑर्डर है, तो बोलना, ठीक है, चबाना, निगलना और चलना। बोलना यानी टॉकिंग, चलना यानी वॉकिंग, चबाना यानी च्यूइंग, और क्या बच गया? क्या? निगलना, स्वेलोइंग। तो ये चारों क्या हो गए? अफेक्ट हो गए, ठीक है? और मैंने बोला इस डिसऑर्डर का कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। ओनली क्या है? नो ट्रीटमेंट अवेलेबल। सिम्टोमेटिक देते हैं हमेशा हम। एक मैंने बोला कि आपका बोलना यानी टॉकिंग, वॉकिंग, स्वेलोइंग और ईटिंग, ये चारों के चारे क्या हो गए? अफेक्टेड। टॉकिंग, वॉकिंग, स्वेलोइंग और ईटिंग। नेक्स्ट लाइन लिखो। chewing, swallowing, walking, talking, difficulty. ठीक है? आपको पता है कि मोटर न्यूरॉन का क्या है? डिसऑर्डर है। तो मोटर फंक्शन क्या हो जाएंगे? लॉस। और मोटर फंक्शन मेनली क्या है हमारे? चलना, चबाना, निगलना, ठीक है? अब सोचो, अब एक 2 स्टार लगा के लिखना। एब्सेंट या डिक्रीज टंग मूवमेंट। टंग का मूवमेंट भी नहीं होता क्योंकि मोटर फंक्शन लॉस है हमारे। और इस केस में इस टंग को बोलते हैं हम एट्रोफाइड टंग। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एट्रोफाइड। आपको कोई बोले नेजल स्पीच और मोनोटोनस स्पीच, तो पार्किंसन। एट्रोफाइड टंग या नेजल स्पीच, लू गैरी डिजीज। तो उसमें स्पीच की क्वालिटी कैसी होगी? नेजल क्वालिटी ऑफ स्पीच। तो लिख सकते हो आप ब्रैकेट में नेजल क्वालिटी ऑफ स्पीच। तो ये था लू गैरी डिजीज का मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या होता है? ग्लूटामेट इंक्रीज हो गया, और ग्लूटामेट इंक्रीज हो गया जो मोटर नर्व है उनके बीच में कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो गया, और कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो गया तो मोटर नर्व का फंक्शन क्या हो गया? अल्टर्ड। अब मोटर नर्व तो बहुत सी जगह फंक्शन पढ़ा चुका हूँ मैं, सेंसरी मोटर, ठीक है? तो बेसिकली हमारा निगलना, चबाना, चलना और बोलना क्या हो गया? अफेक्ट हुआ है। और इसमें क्या है कि जो हमारी टंग है वो भी क्या हो गई है? मूवमेंट डिक्रीज हो गया। इसको क्या बोलते हैं? एट्रोफाइड टंग,
ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, ओनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, इसलिए लिख लो मैनेजमेंट। क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, चलो बताओ आप लोग। एबीसी मेंटेन कर सकते हैं, एट्रोफाइड टंग है, बोलना चबाना सब, रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, चोकिंग, तो एबीसी मेंटेन कर सकते हैं। लाइफ सेविंग सपोर्ट दे सकते हैं। पैरालिसिस हो सकता है इस पेशेंट में, हाँ, देखो एक्टिव पैसिव एक्सरसाइज दे करवा सकते हैं पेशेंट को, और साइकोलॉजिकल सपोर्ट। इसमें सिर्फ 4 क्वेश्चन बनते हैं। मोटर नर्व अफेक्ट होते हैं, सेंसरी ऑटोनॉमिक अफेक्ट नहीं होता, ग्लूटामेट इंक्रीज होता है, और चौथा की एट्रोफाइड टंग होती है, साथ में क्या होगा, नेजल क्वालिटी ऑफ स्पीच। ये 4 पॉइंट है जो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसके अलावा कभी क्वेश्चन आया नहीं है। पहला क्या, मोटर नर्व मेनली इफेक्ट, सेंसरी ऑटोनॉमिक अफेक्ट नहीं होता है, ग्लूटामेट इंक्रीज होगा तो मोटर नर्व के बीच में कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा, और भाई एट्रोफाइड टंग, ठीक है, एट्रोफाइड टंग होगा तो नहीं, एट्रोफाइड टंग होगा तो उसका चोक होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो एबीसी मेंटेन कर सकते हैं हम, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हैं, एक्टिवली पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवा सकते हैं। ये था लू गैरी डिजीज, कोई पढ़ाता नहीं है ये, नहीं आपने सुना होगा शायद, ठीक है। कोई बुक लेके आया वो बुकलेट क्वेश्चन वाली, लेके आया करो यार साथ में। कल की क्लास ले लेना ना, पूरा नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा आपका थ्योरी। अगर थ्योरी पढ़ी वैसे से तो सारी क्लियर हो जाएगी कल की क्लास में। करीबन 10-12 क्वेश्चंस हैं, 10-12 क्वेश्चंस कवर कर देंगे सारा। वो कल पढ़ाऊंगा तब कर दूंगा उसी में बीच में। ये थोड़ी थी, तो उसको छांटना पड़ेगा यार। छोड़ दो, लिखो लिखो शिवम, रोहित बात मत करो यार, लिखो। ए नर्स इज इंटरव्यूइंग, ए नर्स, हाँ क्वेश्चन है। ए नर्स इज इंटरव्यूइंग, ए नर्स इज इंटरव्यूइंग ए client with a tentative diagnosis of Parkinson disease, a nurse is interviewing a client with a tentative diagnosis of Parkinson disease. What should the nurse expect? What should the nurse expect the client? What should the nurse expect the client to report about how the onset of symptoms occurred?
हाउ द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स अकर्ड। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सही से सुन लेना, जिसका जहाँ से छूट गया लिख लेना। ए नर्स इज इंटरव्यूइंग ए क्लाइंट with a tentative diagnosis, बोर्ड पे लिख रहा हूँ, कोई ना लिख। A nurse interviewing, बोलते जाना। A nurse interviewing a client with a tentative diagnosis what should the expect the how long how the onset of symptoms occurred। तो लिखो पहला ऑप्शन सडनली, ग्रेजुअली, पहला ऑप्शन है सडनली, ग्रेजुअली, सी ऑप्शन है सडनली, ग्रेजुअली, सी ऑप्शन है आपका ओवरनाइट, ओवरनाइट, डी ऑप्शन है इरेगुलर। क्वेश्चन कह रहा है ए नर्स इज इंटरव्यूइंग ए क्लाइंट विद ए टेंटेटिव डायग्नोसिस ऑफ पार्किंसन डिजीज, व्हाट शुड द नर्स एक्सपेक्ट द क्लाइंट द रिपोर्ट हाउ द ऑनसेट सिम्टम्स अकर्ड। ठीक है, ऑप्शन है सडनली, ग्रेजुअली, ओवरनाइट और इरेगुलर। बताते जाओ, मैं जिससे पूछूंगा वही। बताओ, ये पीछे से शुरू कर दो। दिव्यांशु सेकंड, क्या सेकंड? ग्रेजुअली, ये शिवम, हाँ बी, रोहित, कुणाल ग्रेजुअली, चेतना, ये दृष्टि बी, आपका क्या नाम है बताओ? बी, मेघना क्यों ग्रेजुअली क्यों? हाँ, तो हमेशा ध्यान रखना जो आपका पार्किंसन डिजीज है स्लो होगा, प्रोग्रेसिव होगा, और प्रोग्रेसिव कैसा होगा? ग्रेजुअली। ठीक है, एक वर्ड आया यहाँ पे इरेगुलर। पार्किंसन डिजीज हमेशा रेगुलर होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो स्लो, ग्रेजुअली, प्रोग्रेसिव, रेगुलर पैटर्न होता है इसका। ठीक है, सिम्टम्स का। तो कैसे होंगे? ग्रेजुअली और स्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
A client with diagnosis of Parkinson disease. A client with the diagnosis a client with the diagnosis of Parkinson disease a client with the diagnosis of Parkinson disease asks the nurse why I drool so much. Why I drool so much? What is the nurse best response? What is the nurse best response? क्वेश्चन कह रहा है एक क्लाइंट को क्या है, पार्किंसन डिजीज है, और क्लाइंट नर्स से पूछ रहा है कि वो व्हाई आई ड्रूल सो मच. ठीक है, तो नर्स का बेस्ट रेस्पॉन्स क्या है उसके रिप्लाई में? लिखो ऑप्शन ए, वी डोंट नो व्हाई दिस हैपन्स. वी डोंट नो why this happens. Option B, we don't know why this happens. Option B, there is a paralysis of the throat muscles. There is a paralysis of a throat muscles. There is paralysis of throat muscles. थ्रोट मसल्स का पैरालिसिस है उसको, या हमें पता नहीं है. ऑप्शन सी, यू हैव ए लॉस ऑफ इनवॉलंटरी मूवमेंट्स. यू हैव लॉस ऑफ इनवॉलंटरी मूवमेंट्स. यू हैव लॉस ऑफ इनवॉलंटरी मूवमेंट्स. ऑप्शन डी, muscle rigidity prevents normal swallowing. Muscle rigidity prevents normal swallowing. ढंग से पढ़ लो आंसर, सॉरी क्वेश्चन, और आंसर एलिमिनेट करने की कोशिश करो, दिख जाएगा. किस किस का आ गया? हाँ, चेतना बताइए. मसल रिजिडिटी उसने जानबूझ के दिया है, तुम्हें पता है कि पार्किंसन में होती है रिजिडिटी, तो तुम कंफ्यूज हो जाओ कि नॉर्मल स्वैलोइंग में रिजिडिटी का कुछ रोल है. और कोई ये चेतना की साइड में? हाँ, क्यों? इन्वॉलंटरी मसल्स का क्या हो रहा है? फिर उससे क्या हो जाएगा?
ये सुरभि क्यों? सर बॉडी मूवमेंट्स जो होते हैं वो उसके डिक्रीज हो रहे हैं जिसकी वजह से वो स्वेलो नहीं कर पा रहे हैं। और कोई सी रीजन बताओ। उसका रीजन कुछ ही ठीक है, थोड़ा बहुत और तुम बताओ। सी तू बताया ना, सी प्रात क्या दस्ती थोड़ा गर्दन ऐसे करना, बता भाई क्यों? हाँ तो क्यों तो देखो क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक क्लाइंट इज द डायग्नोसिस ऑफ पार्किंसन, डायग्नोज हो चुका है, उसको क्या डिजीज है? पार्किंसन। और वो पेशेंट नर्स से पूछ रहा है व्हाई आई ड्रूल सो मच, ठीक है? तो नर्स का बेस्ट रेस्पॉन्स क्या होगा ये पूछा क्वेश्चन में। आप बोलो बेस्ट रेस्पॉन्स वी डोंट नो व्हाई दिस हैपन्स, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? देयर इज पैरालिसिस ऑफ थ्रोट मसल्स, पैरालिसिस की कहानी होती ही नहीं है। यू हैव लॉस ऑफ इनवॉलंटरी मूवमेंट। देखो पार्किंसन डिजीज में क्या होता है कि आपको जो ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी मूवमेंट्स है ना वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो आप, ठीक है? इनवॉलंटरी मसल्स मूवमेंट का क्या नहीं कर पाते हो? एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो। वही तो पढ़ा हम लोगों ने, क्या पढ़ा था हम लोगों ने? मैंने बताया कि मूवमेंट्स अफेक्ट हो गए, क्या हो गया? क्या हो गया? एक तो रिफाइनमेंट नहीं आ रहा आपका, अगर आपने लगा दिया तो आप प्रॉपरली, अगर देखो इनिशिएट नहीं कर पा रहे हो, इनिशिएट नहीं अगर कर भी दिया तो कंटिन्यू नहीं कर पाओगे या प्रोग्रेसिवली डिक्रीज हो जाएगा। मैंने वही बोला, आपका इनवॉलंटरी मूवमेंट्स मसल्स का मूवमेंट क्या हो रहा है? एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, और एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे तो आप स्वेलो नहीं कर पाओगे सलाइवा को, इसलिए सो मच ड्रूल होता है वहाँ पेशेंट्स में। और रिजिडिटी का कोई रोल नहीं है इसमें स्वेलिंग में, ठीक है? ऑप्शन क्या है? सी। नेक्स्ट लिखो, when helping a client with Parkinson disease, when helping a client with Parkinson disease, when helping a client with Parkinson disease to ambulate word instruction given by nurse to the client. When helping a client with Parkinson disease to ambulate, what instruction given by nurse to the client, ठीक है? आपको एम्बुलेट करता है तो उसकी हेल्प कर रहे हो, आप क्या इंस्ट्रक्शन दोगे क्लाइंट को, ये पूछा है। ऑप्शन ए लिखो, अवॉइड लीनिंग फॉरवर्ड, अवॉइड लीनिंग फॉरवर्ड। ऑप्शन है ए, अवॉइड लीनिंग फॉरवर्ड। ऑप्शन बी, हेजिटेट बिटवीन स्टेप्स, हेजिटेट बिटवीन स्टेप्स। ऑप्शन सी, रेस्ट when tremor are experienced, rest when tremor are experienced। ऑप्शन डी, keep arm close to the center of gravity, keep arm close to the center of gravity।
आया आंसर? रोहित, हाँ बी और सी में से होगा, एक बताया यार, ऐसे तो मत कर। बी कर ले। दिव्यांशु, हाँ डी, ये शिवम डी, कुणाल डी, ये सुरभि पढ़ो एक बार आप फिर से। पिन रोलिंग ट्रीमर्स या ट्रीमर्स या रेस्टिंग ट्रीमर्स। क्यों बोलते हैं रेस्टिंग ट्रीमर्स? क्यों रेस्ट के दौरान ट्रीमर आते हैं। और सी क्या, रेस्ट व्हेन ट्रीमर आर एक्सपीरियंस। जब ट्रीमर आए तो रेस्ट कर लो, तो रेस्ट में तो ऑलरेडी आएंगे, तो सी तो हो ही नहीं सकता। क्या, क्यों? ये लता, हाँ सुरभि, ये क्या नाम है, रेबिका डी, ए क्यों? दृष्टि डी, क्यों? ये दिव्या, नहीं पता, दो सिर्फ दो लोगों का तो सही है, चेतना और ये। देखो सी का पता लग गया क्यों गलत है। रेस्ट के लिए नहीं बोल सकते, क्योंकि रेस्ट में तो ट्रिमर ऑलरेडी आएगा, उसको ट्रिमर आ रहा है और रेस्ट ओ करवा रहे हैं तो ट्रिमर और बढ़ेगी, तो ये वाला तो ऑप्शन गलत हो गया वैसे ही। अवॉइड, ऑप्शन ए की बात करते हैं, अवॉइड लीनिंग फॉरवर्ड। पेशेंट पहले से आगे की तरफ झुका हुआ है, ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दूर जा रहा है पेशेंट, ठीक है, तो गिरने की चांसेस पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो हम पेशेंट्स को बोलेंगे कि भाई उसका देखो, पार्किंसन में क्या होता है, उसका हेड और नेक क्या है, नीचे की तरफ या आगे की तरफ है, मतलब फॉरवर्ड की तरफ है, तो मतलब उसको क्या है, गिरने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो उस पेशेंट में हम बोलेंगे पेशेंट को कि तू भाई लीनिंग फॉरवर्ड आगे मत हो, तो ये तो सही है, ठीक है। दूसरा बोलते हैं हेजिटेट बिटवीन स्टेप, वो खुद ही करेगा, प्रोपल्सिव गेट है उसका, सफलिंग गेट है, हेजिटेट तो खुद ही करेगा वो, छोड़ो ये भी। कीप आर्म क्लोज टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यार मैंने बोला आर्म तो उसकी क्या हो गई, फ्रीज हो गई है ना, वो वॉकिंग थ्रो तो कर ही नहीं पाएगा, कर पाएगा वॉक थ्रू, और अगर कर भी इनिशिएट भी कर पाया वो तो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, है ना। तो वो क्या करेगा, अपना प्रॉपर गेट लेने के लिए कोशिश करेगा वो आर्म को क्या करने की, स्विंग करने की, लेकिन कर नहीं पाएगा वो। तो हम क्या करेंगे, पेशेंट्स को सेंट्रल ग्रेविटी में लाने के लिए क्या बोलेंगे पेशेंट्स को, भाई आप आगे झुके हो ऑलरेडी, आप लीनिंग फॉरवर्ड मत हो। मैंने बोला था हाथ पकड़ के खींच के इसको पोस्चर सही करेंगे, वो इसीलिए क्योंकि उसका हेड और नेक तो ऑलरेडी डाउनवर्ड जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है, आगे की तरफ पहले जा रहा है, तो उसका हेड और नेक क्या करवाएंगे हम लोग, पीछे की तरफ। तो अवॉइड लीनिंग फॉरवर्ड, ये याद रखना। स्टुप्ड पोजीशन उसकी कैसी पोजीशन है, लिखवाया था ना मैंने, ये याद रखना। एक क्वेश्चन और लिख लो, आज का लास्ट क्वेश्चन है। लिखो, ए नर्स इज केयरिंग a nurse is caring for a client in the home a nurse is caring for a client in the home. A nurse is caring for a client in the home who has the diagnosis, who has the diagnosis of
amyotrophic lateral sclerosis, who has the diagnosis of amyotrophic lateral sclerosis, which position should the nurse, which position should the nurse, which position should the nurse recommend that the client recommend that the client assume after eating that the client assume after eating. बहुत इजी क्वेश्चन है. सुपाइन, ऑप्शन बी सिटिंग, ऑप्शन ए सुपाइन, ऑप्शन बी सिटिंग, ऑप्शन सी सिम्स, ऑप्शन डी सेमी फाउलर, ऑप्शन डी सेमी फाउलर, ऑप्शन ए साइड लाइन. ठीक है, बताओ. देखो 5 में से 2 या 3 तो आपको निकल जाएंगे आराम से. तो सुपाइन तो आप निकाल दोगे. तो सुपाइन हो गया आपका गलत. और क्या निकाला? साइड लाइन भी निकाला. साइड लाइन निकला तो फिर आप सिम्स में निकाल दो. बचा क्या? सिटिंग और सिनो. कन्फ्यूजन यही है. देखो सिटिंग भी क्यों निकाल दो? क्यों भाई बता. हाँ गिर जाएगा. डायग्नोसिस देख ले पहले क्या है. देखो सीटिंग इसलिए नहीं देते क्योंकि सीटिंग जो है वो टू हाई हो जाती है पेशेंट्स के लिए. क्या हो जाती है? टू हाई. तो उसको कंफर्ट फील नहीं होगा. ठीक है. तो सेमी फाउलर का 2 रीजन है. पहले मैंने बोला था पेशेंट में मोटर न्यूरॉन क्या होता है? अफेक्ट होता है. मैंने बोला स्वेलिंग, च्यूइंग, है ना, सब कुछ अफेक्ट होता है. तो वो ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा, जो सलाइवा को भी स्वेलो नहीं कर पाएगा. तो ऐसे पेशेंट में एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या देते हैं? सेमी फाउलर. दूसरा, जो फूड जो ले रहा है ना, वो जो फूड ले रहा है, ठीक है, वो फूड डायरेक्टली ग्रेविटी की वजह से स्टोमक में चला जाएगा.
सेमी फाउलर, तो एस्पिरेशन के चांसेस भी नेग्लिजिबल है। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो सेमी फाउलर और सिटिंग दोनों ऑप्शन में आएंगे। सिटिंग जो है वो टू हाई हो गया, मतलब ज़्यादा ही हाई हो जाता है सिटिंग, सेमी फाउलर ही हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि मोटर न्यूरॉन अफेक्ट हुए थे। मोटर न्यूरॉन क्या था, चबाना, च्यूइंग और स्वेलोइंग, और तो सलाइवा को भी वो क्या नहीं कर पाएगा, स्वेलो नहीं कर पाएगा वो। तो ऐसे पेशेंट्स में हम सेमी फाउलर देते हैं। ये ज़्यादा हाई भी नहीं है, सिटिंग ज़्यादा हाई होती है, अनकंफर्ट होता है पेशेंट को। ठीक है, सेमी फाउलर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से जो फूड भी लिया उसने वो सीधा कहाँ जाएगा, स्टोमक में, तो एस्पिरेशन भी नहीं हो पाएगा। ठीक, तो ये आज के क्वेश्चन थे, और मैं आज को अब आपकी क्लास यहीं तक होगी आज, बाकी सर लेंगे। ठीक है, वो मैंने ग्रुप में 2-3 डायग्राम भेजे थे, हाँ पढ़े थे आप लोगों ने? बैठ तो जा पहले। वो मैंने 2-3 डायग्राम भेजे थे